हरियाणा के अंदर परिणाम सामने निकल कर आ चुके हैं और हरियाणा के अंदर के जो परिणाम है दोस्तों, उसको देखने के बाद इंडिया के अंदर हर कोई चौंका हुआ है। अब सवाल एक ही बड़ा उठाया जा रहा है, क्या हरियाणा के अंदर दोबारा चुनाव कराए जा सकते हैं? क्या हरियाणा के अंदर दोबारा चुनाव होंगे? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जिस बात को कह रही है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो क्या हरियाणा के अंदर दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं? आप लोग इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिएगा और आखिर में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, उसको सुनकर जरूर जाइएगा। नमस्कार। कल तक बीजेपी हार रही थी तो बीजेपी की हार का चेहरा नड्डा थे, लेकिन बीजेपी के जीतते ही जीत का चेहरा मोदी हो गए। भाजपा का ये सही है कि हारे तो नड्डा और जीते तो मोदी, लेकिन अब बीजेपी के सामने धर्म संकट ये है कि 2 राज्यों में बीजेपी, एक राज्य जम्मू कश्मीर हारी भी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बुरी हार हुई है। इतनी बुरी हार हुई है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना तक चुनाव हार गए और अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। हरियाणा में बीजेपी की इतनी बुरी हालत थी कि बीजेपी के मंत्री चुनाव में हार गए, लेकिन हरियाणा में बीजेपी चुनाव जीत गई। जिन गोपाल कांडा के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी तक नहीं दिया, वो गोपाल कांडा भी चुनाव हार गए। राजनीति के रिंग की पहली ही फाइट में विनेश फोगाट ने जीत हासिल की। तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। तो हरियाणा का रिजल्ट ये है कि बीजेपी ने 49 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 36 सीटें जीती हैं, INLD ने 2 सीटें जीते हैं और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी 90 की 90 सीटें चंद्रशेखर आजाद के साथ लड़ करके हार गई है। कुल मिलाकर कांग्रेस का जो रिजल्ट ईवीएम से निकला, उसका अनुमान किसी को भी नहीं था। कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग में खेल के जरिए बीजेपी को जिता दिया, लेकिन ताज्जुब है कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस चुनाव आयोग के पास ही शिकायत लेकर के जा रही है। जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे। चुनाव आयोग में शिकायत लेकर जाएंगे हरियाणा को लेकर। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए भैया, सुप्रीम कोर्ट जाओ। कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है जो हरियाणा में हुआ है दोस्तों। मोदी मीडिया ने भी कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिखाया। ढोल नगाड़े वाले कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए, लेकिन ढोल बजाने की नौबत ही नहीं आई। ढोल वालों को पेमेंट देकर वापस लौटाना पड़ गया। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें आई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे आप जाओ, हम पिछली दफा बुलाएंगे आपको। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? बताइए। ओके जी। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलनी शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। तो कुल मिलाकर बीजेपी बैलेट में हार गई और ईवीएम से जीत गई। बैलेट पेपर में हार गई। बीजेपी को ईवीएम ने जिता दिया। तो कुल मिलाकर हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। हरियाणा के अंदर दोस्तों में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। गजब की बात यह है कि बीजेपी की तीसरी बार की सरकार पर किसी को एतबार ही नहीं है। सबको लगता है कि बीजेपी की जीत इलेक्शन कमीशन की नमक हलाली का नतीजा। नमक हलाली का लोकसभा में भी हुआ। इलेक्शन कमीशन की 79 सीट्स ऐसी है जहां पे जितने वोट डले उससे ज्यादा गिने गए, लेकिन उसके बावजूद भी 270 नहीं पहुंच पाई बीजेपी। लेकिन जब छोटा राज्य है जहाँ 90 सीट का सवाल है, 90 विधानसभा, उसमें 10 सीटों में भी बहुत उलटफेर हो जाता है। यदि 5-10 सीटें भी आपने स्लो करके और इंडिपेंडेंट के वोट इधर जोड़ के उधर जोड़ के और एक बार सर्टिफिकेट दे दिया, तो अक्सर जो मैनेजमेंट होता है चुनाव का, जो अधिकारियों का उपयोग होता है, वहां पे जहाँ बड़े लीड है, मतलब हरियाणा में एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ 24 राउंड में चुनाव होते हैं, गिना जाता है, वहां का नतीजा सबसे पहले आता है और 1-1 लाख के मार्जिन से लोग जीतते हैं। जहाँ बड़े मार्जिन है वहां कोई खेल नहीं करता, लेकिन जहाँ 1200, 1500, 1000 का मार्जिन है, ऐसे टाइम पे जनरली ये प्रोसेस स्लो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी, 14 राउंड का वोटिंग होना है, गिनती होनी है, 14 राउंड की वोटिंग, लेकिन वहां पर बार बार ड्रैग किया जाता है ताकि जो पहले राउंड में आप 1200 से आगे, फिर 500 से कम, आगे कम करते करते
फिर वो जहाँ गेम करना होता है वो अधिकारी कर लेता है। और एक बार हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है, एक बार कलेक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद आप 5 साल कोर्ट में लड़ते रहिए कि ये गलत हुआ। अब 5 साल बाद नतीजे भी आ गए, तब तक तो आपकी विधानसभा का टर्म पूरा होता है। तो इसमें देखने वाला कोई नहीं। इसके लिए जो एजेंट होते हैं, जो पुष्पेंद्र जी ने बहुत सही कहा, कांग्रेस के पास भीड़ है, वर्कर नहीं। बूथ पे काम करने वाला कांग्रेस के पास भीड़ है, वर्कर नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है दोस्तों। एक एक वोट पे वहां तो क्या, जरा पता पड़ा 2000 से आगे है, उसी में वो जल्लोष और मिठाई बांटना शुरू कर देता है, बाहर कूदना शुरू कर देता है। तब तक तो 2000 का पता पड़ा कि जब तक वो अंदर चला जाता है, पता पड़ा कि अब 2500 से आप पीछे हो। बताइए, क्योंकि पहले तो बंडल गिना जाते थे, आजकल तो कंप्यूटर पे कंप्यूटराइजेशन हो जाता है। उसमें आपने एक क्लिक करके यदि किसी इंडिपेंडेंट के 500 वोट बीजेपी वालों को दे दिए या कांग्रेस वालों को दे दिए, तो इंडिपेंडेंट तो ऑब्जेक्शन लेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है वैसे ही हार रहे हो। लेकिन जीत के मार्जिन पे फर्क पड़ता है। जब ये पूरे रिजल्ट आएंगे, तब ये कितने कितने मार्जिन से, कितने कम कम मार्जिन से कौन कौन सीट पे क्या क्या हुआ और उसका कितना टाइम लगाया, यदि इसका माइक्रो लेवल पे एनालिसिस किया जाए, तो आपको पता पड़ेगा कि 5-10 सीट ऐसी भी जंप मार गई है। 5-10 सीट आपने 1-1 मार्किंग में इंडिपेंडेंट खड़े करके खा गए। बताइए, 20 सीट का, यदि 90 सीटों में 20 सीट का डिफरेंस है, तो जो आज 50 पे बीजेपी है, वो 50 पे कांग्रेस होती। आजकल चुनाव मात्र घोषणा पत्रों से नहीं लड़ा जाता, चुनाव रैलियों से नहीं लड़ा जाता। चुनाव वोटिंग दिन में, वोटिंग के दिन बूथ पर लोग लाने से, काउंटिंग में विजिलेंस होने से, सर्टिफिकेट लेने तक चुनाव का प्रोसेस है। और ये जो आखिरी होता है, आखिरी जो प्रोसेस है, आखिरी 3 दिन जब वोटिंग होता है, जिस दिन मशीनें रखी जाती है स्ट्रांग रूम में और गिनवाई होती है, ये 3 दिन इतने महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं तीनों दिन में कई अक्सर चुनाव पलटते हुए हमने देखे। काउंटिंग की रफ्तार को सुस्त करके, डेटा देने की स्पीड को कुंद करके और वेबसाइट पर अपलोडिंग में देरी करके क्या आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है? ये सवाल आपके लिए, ये बहुत बड़ा जवाब सवाल आप कमेंट करके दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हुए, देश के मस्तक ने बीजेपी को सिरे से खारिज कर दिया। वहां उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस का गठबंधन कमाल कर गया। नरेंद्र मोदी जिन फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को परिवारवादी बताते थे, उन्होंने बीजेपी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ी। चुनावी मैनेजमेंट की बदौलत बीजेपी ने जाटों के गढ़ में भी घुसपैठ की। बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती, इनमें 9 सीटें जाट बहुल बागड़ और देशवाल बेल्ट में जीती हैं। पंजाबी और शहरी बहुल जीटी रोड बेल्ट को एक्सपर्ट्स बीजेपी की कमजोर कड़ी मान रहे थे, लेकिन बीजेपी ने वहां भी 7 नई सीटें जीती। 7 नई सीटें, बहुत बड़ी बात है। 36 बिरादरियां हैं, 27% के साथ सबसे बड़ी कम्युनिटी जाट है। बीजेपी ने गैर जाट की राजनीति करनी शुरू की। सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया और राजपूत वोटों को लेकर के कॉन्फिडेंस में थी। पिछड़े और दलित वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की। ये फॉर्मूला 2014 और 2019 के बाद इस बार भी कामयाब रहा। कांग्रेस ने अलायंस में अपने सहयोगियों को साथ लेने की कोशिश की होती तो शायद परिणाम कुछ और होते, लेकिन कांग्रेस ने सहयोगियों को साथ नहीं लिया। अखिलेश यादव का साथ ना होना कांग्रेस का नुकसान कर गया। आप थोड़े से लोगों को अकोमोडेट करते। सबसे पहले अखिलेश ने ट्वीट करके, अखिलेश जी ने कहा था कि भाई ये इंडिया गठबंधन की लड़ाई है और इसमें टिकट विकेट का मतलब सीटें वीटें छोड़ के साथ देना चाहिए। आप अखिलेश को 1 सीट देते मात्र नाम के लिए, समाजवादी को। पूरा एक बहुत बड़ा बेल्ट है यादवों का, जो पंजाबी और यादव वोटिंग है, फरीदाबाद से लेके गुड़गांव तक वाला वो सब बेल्ट। वहां 2 रैली हो जाती, यादव साथ में आ जाते। सही बात है। अगर हरियाणा में 2 रैली कर देता अखिलेश यादव, हमारे पास है, तो यादव समाज साथ में आ जाता पूरा। तो ये कहीं ना कहीं अब छोटी मोटी मतलब जब सुनामी चलती है तो फिर लोग ये नहीं देखते कि कौन नाराज है कौन क्या है, लेकिन जब लोग तैयार है वोट देने के लिए तो कम से कम उम्मीदवार ठीक हो। बिल्कुल राइट। जब लोग तैयार है वोट देने के लिए तो फिर आप उनकी इज्जत करो। आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया, अरे इनके लिए तो कोई चारा ही नहीं है, या तो बीजेपी से थक गए और हमारे सिवा कोई है नहीं, तो हम कैसा भी नंगा नाच करेंगे तो ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये गुमान जिस दिन आया उस दिन, और मैं बार बार कहता हूँ, अटल जी भी अपने भाषण में कई बार कहते थे कि मेरे रैली में लोग बहुत होते हैं लेकिन मतदान नहीं मिलता। तो अटल जी अपने रैली में आखिर में घोषणा करते थे कि बोले बहुत सारे लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं, सब वोट दे देना, नहीं तो घर जाके यही सोचते रहोगे कि अरे अटल जी को बहुत समर्थन है, मैं नहीं गया तो भी चलता है। ऐसा सोच के सभी घर बैठोगे तो मैं हार जाता हूँ। हरियाणा की हार कांग्रेस के लिए सबक है।
हो सकता है कि कांग्रेस चुनाव में एकता में शक्ति है का सबक सीखेगी। अगर कांग्रेस ने अखिलेश यादव से यादव बेल्ट में प्रचार करवाया होता तो शायद परिणाम कुछ और होते हैं दोस्तों। ज्यादा का फर्क नहीं है। गठबंधन को हरियाणा 37-38 का इग्नोर किया, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी प्रज्ञा जो बातें बताती है उसको देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। लिंक कॉपी करके अपनों में शेयर कीजिए, हमारी शक्ति बनी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से बीजेपी पार्टी बैलेट पेपर में तो हार गई लेकिन ईवीएम से जीत गई। 99% जो ईवीएम आई थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी निकली है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम इलेक्शन कमीशन इंडिया के पास जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने तो सीधे तौर पर चुनाव कराए हैं और ये उन्हीं की नमक हलाली का नतीजा है। इस तरह का प्रज्ञा मिश्रा जी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की ही नमक हलाली का ये नतीजा है। तो अब सीधे तौर पर इनको रुख जो है सुप्रीम कोर्ट का करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। वहीं पर अशोक वानखेड़े ने भी इस बात का खुलासा किया कि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ईवीएम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बात को अपने आप में सोचा होगा कि इनके पास कोई और चारा नहीं है। हरियाणा के अंदर ये लोग बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं, तो अब इनके पास कोई चारा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन देंगे, कांग्रेस पार्टी को ही जिताएंगे। तो इन्होंने जो है अखिलेश यादव का पूरी तरह से साथ नहीं दिया, वहां पर अकेले दम पर चुनाव लड़ा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी छूट इन लोगों से हुई है, एक बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर हुई है दोस्तों। इस तरह का यहाँ पर अशोक वानखेड़े का भी कहना है। और कहीं ना कहीं इस चुनाव से कांग्रेस को इस बात का सबक मिल गया कि गठबंधन से ही जीत मिल सकती है और गठबंधन से ही बहुमत हासिल कर सकते हैं। अकेले दम पर ये लोग नहीं लड़ सकते क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ भीड़ तंत्र है, उसके पास वर्कर नहीं है। जैसा कि बीजेपी पार्टी के पास काफी भारी मात्रा में वर्कर है। जगह जगहों पर जाकर जिस तरह से जो पोलिंग बूथ हैं लेट तक खुले रहे, जहां पर पैसे वगैरह बांटे गए, जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने रखी थी। अब सवाल ये उठ रहा है क्या इलेक्शन कमीशन के पास जाने के बाद हरियाणा के अंदर आप दोबारा चुनाव करा लोगे? ये तो मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को हेडलाइन में दिया, क्या हरियाणा के अंदर दोबारा चुनाव होंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। इस तरह का रौना चुनाव के बाद बहुत सी बार देखा गया है। बहुत से लोग समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी इसके अंदर कमी रही है दोस्तों। और बाकी कुछ ईवीएम का भी रोल इसके अंदर रहा होगा, जो तस्वीरें आप लोगों को बार बार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं हम। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।